1998-99 में हमने एक होटल्स का डेटाबेस बनाया, इंटरनेट होटल्स का डेटाबेस, और 2008 में मेक माई ट्रिप आया। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है? हम बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप बहुत अर्ली स्टेज के हम मानते हैं, तो अर्ली स्टेज में हमेशा देखना जाता है कि क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं और वो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। और ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने इन्वेस्ट किया है बट आफ्टर सम टाइम यू फेल्ट कि मैं जो सोच के इन्वेस्ट किया था या हमको जो लग रहा था वो चीज़ नहीं है? स्टार्टअप हमेशा रिस्की होता है, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि जो फाउंडर है उसका डिसऑनेस्टी या उसका नॉन ट्रांसपेरेंसी। आपको किसी ने वैल्यूएशन दी है, एक पोटेंशियल को देख के वैल्यूएशन दी है, इसका मतलब नहीं है कि आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया है या आपकी जेब में वैल्यूएशन। लोग आपके पास आते हैं तो उनका क्या कॉमन क्वेश्चन होता है जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो होता है कि मैं आपके साथ मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, और जब हम पूछते हैं आपको हेल्प चाहिए क्या, तो बोलते हैं आपके पैसे चाहिए हमको। तो वेलकम अरविंद जी। इट्स अ वेरी ऑनर फॉर अस टू हैव यू इन आवर पॉडकास्ट। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी पॉडकास्ट करते हैं उसमें आपका ज़रूर जिक्र होता है, या फिर ऐसा ज़रूर होता है कि आपको कौन नहीं जानता एंटरप्रेन्योर की दुनिया में। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और आज हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो कि ना कि एक हाई लेवल बट एक थोड़ा डिटेल और डीप लेवल पे होगा कि एंटरप्रेन्योर की दुनिया क्या है। एंड आप एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, तो उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा, बहुत अच्छी बात है। आप बिहार के ऊपर एक नया पॉडकास्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि लोगों को थोड़ा सा नज़रिया बदलना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। और आशा है मेरी, और उम्मीद भी है, और मेरे प्रेयर्स भी हैं कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू और बाकी जो लोग कर रहे हैं उसके थ्रू ये 2-3 साल में ये थोड़ा सा चेंज आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी फर्स्ट। आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे आप एक खुद एक एंजल इन्वेस्टर हैं, तो आप कैसे इस तरफ आए और किस तरीके से आप स्टार्टअप को हेल्प करते हैं। तो जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी। ज़रूर। मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पहले 1970s में ही दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली में एजुकेशन के बाद मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया वहाँ पढ़ने के लिए, और वहाँ से वापस आके भी दिल्ली में ही काम कर रहे थे। और एक फैमिली की ज़रूरत भी थी कि मुझे काम करना है, बाहर नहीं जा पाए, हम यूएस नहीं जा पाए। मेरे पिताजी उनका स्वर्गवास हो गया था जब मैं थर्ड ईयर में था, तो जिम्मेदारियां थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी यहाँ पर। तो हेड्स डाउन एक तरह से, जैसे होता है कि अपने आप को पहले बना लेते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर लेते हैं, हेड्स डाउन हमने 30 साल के करीब पूरा जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है काम करना शुरू किया, और करेक्ट। बहुत सारी यूएस बड़ी कंपनियों में हमने काम किया, सीनियर पोजीशंस में काम किया। 2007-8 से स्टार्टअप्स के प्रति मेरा रुझान शुरू हो गया था, शुरू से ही, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी में किया था, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट किया था। तो प्रोडक्ट बनाने का बहुत बड़ा एक दीवानापन था कि इंडिया से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। और इंडिया में ज़्यादातर सर्विसेज चल रहे थे, तो हमें लगता था कि नहीं, प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो ज़्यादा डिफरेंट हो पाएंगे। और ये ख्याल से कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने 2008 में एक अपने लिए एक अपनी कंपनी शुरू की प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ये जुनून था कि हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। लेकिन अ, बुद्धिमत्ता नहीं थी, या एक तरह से एक्सपीरियंस नहीं था कि इंडिया से वो काम करना बहुत मुश्किल है। खासकर 2008 में बहुत बहुत मुश्किल, आप समझ सकते हैं। आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अपनी थिंकिंग का, कि तो 1998-99 में हमने एक होटल्स का डेटाबेस बनाया, इंटरनेट होटल्स का डेटाबेस। और 2008 में मेक माई ट्रिप आया, तो 10 साल पहले हमने एक उसी की चेन की कल्पना की थी। लेकिन हम ये भूल गए कि हम बना तो लेंगे, हम्म। लेकिन कोई कस्टमर नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, कोई यूज नहीं करने वाला। तो जब आप इतना ज्यादा फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजी में रहते हैं, तो कभी कभी आप ये भूल जाते हैं कि आपका मार्केट कहाँ है, और करेक्ट। आप मार्केट के हिसाब से चल रहा है। तो पहली गलती वो थी। दूसरी गलती थी कि हम इंडिया से बनाने जा रहे थे, उस पर भी हम लोग नहीं सक्सेस कर पाए, क्योंकि इंडिया से बहुत बहुत मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। तो 2008 में तो मुश्किल जरूर था, लेकिन उस बहाने जो नेशनल स्टार्टअप इकोसिस्टम से उससे जुड़ना शुरू हो गए, और काफ़ी नैसकॉम के साथ, टाई के साथ काफ़ी काम किया, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया। और धीरे धीरे उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने लगे, क्योंकि तब तक जो आर्थिक स्थिति थोड़ी इम्प्रूव हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा सीखने लगे कि ये सीन क्या है क्या नहीं है। 2018 में मैंने पूरा साल एक मध्य प्रदेश में बिताया, और वहाँ से मुझे समझ में आया कि
अगर हम अपना टाइम एक सोशल कॉज में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं लगा रहे हैं? तब तक बिहार मेरे रेडार पे बिल्कुल नहीं था, और खासकर मिथिला भी मेरे रेडार पे नहीं था। मैं 25-30 साल गांव भी नहीं गया था वापस। उसी दौरान एक बार गांव जाना हुआ, कोई काम था, तो वहाँ की जो हालत देखी, मुझे लगा कि बहुत बड़ा एक तरह से नेगेटिव डिक्लाइन हो गया यहाँ पे। और हमारी कल्चर का, हमारी लैंग्वेज का, हमारी एजुकेशन का बहुत बड़ा ह्रास हो गया एक तरह से। और इतना डेंजरस है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो एक मन में आया कि नहीं, बाहर के लिए या मध्य प्रदेश के लिए या दिल्ली के लिए काम करने से बेटर है कि अपना अपना जो भी लिमिटेड साधन है, अपना जो इंटेलेक्ट है, अपना जो रिसोर्सेज है, उसको हम थोड़ा सा बिहार की तरफ चैनलाइज करें। और हम्म। फिर बहुत सारे लोगों से बात करना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, लोगों का क्या सोचना है। ये आप कौन से साल की बात कर रहे हैं जब आप बोले कि 2018-19, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं प्राइमरली। तो जस्ट? 2019 में समझ में आया कि अगर कुछ करना है तो हम स्टार्टअप्स में बिहार में कुछ कर सकते हैं। और तब तक एक डेटा भी दिखा रहा था कि करीब $100 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में आया है इंडिया में पिछले 10-12 साल में। लेकिन बिहार में ऑलमोस्ट जीरो है, या जीरो ही मान लिया हम। और मिथिला में तो खैर होने का चांस ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो ये सोच के हमने एक मिथिला एंजल नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्या हम एक कम्युनिटी ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि तब तक मेरे ख्याल से सेकेंड जनरेशन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 92 के बाद या 2000 के बाद दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, यूएस, यूके में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशंस में हैं। और सबके मन में एक टीस है कि हमको अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या करें, कैसे करें। हम तो बाहर में हैं, वहाँ कौन करेगा, नहीं करेगा। कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ के खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें। तो लगा कि नहीं, एक हम नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क के थ्रू स्टार्टअप्स को हेल्प करना शुरू करते हैं। और तब एक मिथिला एंजल नेटवर्क की कल्पना की और शुरू किया हमने। और आज हमारे पास करीब 1000 मेंबर्स हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, या लीगल हैं, या डॉक्टर्स हैं। मोस्टली बाहर, मतलब मिथिला क्षेत्र से बाहर रहते हैं। कुछ लोग हो सकता है वहाँ पे भी रहते हों। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि मोस्टली जो हैं वो 30 to 45 एज ब्रैकेट से आते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक लर्निंग कर्व था कि जो मेरे एज के लोग हैं, 55 प्लस के जो एज हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आशान्वित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा होपलेस हैं सिचुएशन को लेके, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं अपने पुरानी एक्सपीरियंसेस को लेके, या ट्रस्ट नहीं है उनमें कि चेंज हो पाएगा या कोई कर पाएगा। डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। और तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन था, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, मुझे लगता है कि वो रिटायरमेंट के टाइम में हैं, उनके पास कम्युनिटी को वापस देने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। और वो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फ्रीली लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। लेकिन जो यंगर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में एग्रेसिव है, ऑप्शनल हैं, और उनको लगता है कि उनका अपना पर्सनल अभी ग्रोथ बाकी है, तो वो रिस्क ले सकते हैं इसके ऊपर। करेक्ट। तो ये हमने इस तरह से जर्नी शुरू की। जब आप बोलते हैं कि कोई भी चीज इंडिया से चालू करना उस टाइम जो आप करे वो मुश्किल था और आज भी मुश्किल है, आपको ऐसा क्यों लगता है? इंडिया से आज भी कोई चीज चालू करना क्यों मुश्किल लगता है आपको? मतलब आप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। जब हम प्रोडक्ट बात करते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा कस्टमर बेस कितना बड़ा है। हम्म। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार के स्टार्टअप्स में भी हमको देखना है कि हमारा कस्टमर, लोकल कस्टमर बेस कितना बड़ा है। हम्म। फैक्ट ये अभी भी है कि ऑल्दो हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा जो बिजनेस पॉपुलेशन है वो अभी भी छोटा है। हम्म। और उनका स्पेंडिंग पावर भी छोटा है। और उनका हैबिट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करना अपने बिजनेस के लिए बहुत छोटा है। बहुत सारी रिसर्च हमें दिखा रही है कि जो छोटे एसएमई बिजनेसेस हैं, मान लीजिए, और लाखों करोड़ों में एसएमई बिजनेसेस हैं, उनका पर मंथ स्पेंड आईटी के ऊपर ₹1000 से भी कम है एवरेज। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे या बिजनेस बनाएंगे जो कि एसएमई को टारगेट कर रहा है, तो बहुत चैलेंजेस आने वाली है आपको। करेक्ट। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं जो कि सैस कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर यूएस मार्केट को टारगेट करते हैं कि यूएस मार्केट में हम पहले बना लेते हैं। तो ओके। एक तो है कि आपका मार्केट तो रेडीनेस नहीं है उस मार्केट में राइट नाउ। अगर मार्केट रेडी हो जाएगा तो आप दूसरा काम कर पाएंगे। और दूसरा है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, कोई भी हम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, और एक कैटेगरी आता है टेक्नोलॉजी में डीप टेक करके।
अब डीप टेक वो होता है जहाँ पे 7-8 साल लोगों को रिसर्च करके एक नया चीज बनता है। तो चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी साइड में हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम साइड में हो, चाहे वो टूल साइड में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में हो, वो जो 7-8 साल का स्ट्रगल है या उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। हमें ओके। याद है जब 2007, 2008, 2009 में ये नास्कॉम के साथ बहुत कोशिश करते थे, तो हमारे यहाँ जो लोकल वीसीज थे, एंजल्स तो बहुत कम थे, वो बहुत घबराते थे कि इंडिया मार्केट कितना बड़ा होगा, रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। है ना, आप रियल एस्टेट में पैसे डाल दो, इंडिया में डेफिनेटली पैसा आ जाएगा, वापस मिल जाएगा आपको। आप फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दो, पैसा आ जाएगा आपको। टेक्नोलॉजी साइड में उनका श्योरिटी नहीं थी उनको बिल्कुल भी। और इसलिए नहीं थी क्योंकि वो घबराते थे कि कौन वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर वो घबराएगा कैपिटलिस्ट, और गवर्नमेंट का सिस्टम तो हमेशा से ही थोड़ा सा कमजोर रहा है इस मामले में, तो विदाउट कैपिटल आप नहीं कर सकते थे। और जो बड़ी कंपनी थी हमारी उस समय, सर्विसेज की कंपनियां तब तक बड़ी हो चुकी थी, करेक्ट। लिस्टेड हो चुकी थी, $1 बिलियन हो चुके थे। लेकिन अगर आप सर्विसेज कर रहे हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर, आप अपने ही कस्टमर के साथ compete कर रहे हैं, या हम डेटाबेस बना रहे हैं या कंपाइलर बना रहे हैं या कुछ कुछ डिजाइन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का, तो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। तो उनका बिजनेस मॉडल जो था उस कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट नहीं करता था। तो अच्छा। इसलिए प्रोडक्ट कल्चर बहुत लेट से शुरू हुआ और मार्केट से शुरू हुआ। मतलब या तो हम जैसे समझे फ्लिपकार्ट ने शुरू किया कि हम मार्केट करते हैं, या मेक माई ट्रिप ने मार्केट किया कि हम टिकटिंग का कर लेते हैं, या उसके बाद पेटीएम आया, उसके बाद जोमेटो आया। तो ये सारे के सारे मार्केटिंग टाइप ऑपरेशंस है। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट इसमें फैसिलिटेशन का है, लेकिन इसको हम हार्ड कोर टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं बोल पाएंगे। या तो क्लाउड टेक्नोलॉजी हम ले लें, या डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी ले लें, या एआई टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है। इंडिया इंडिया के स्टार्टअप्स ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स अभी भी नहीं कर पा रहे। आई थिंक वो और थोड़ा मेच्योर मार्केट होना जरूरी है and जैसे आप बोले बहुत सारे फैक्टर्स उसमें चाहिए। अब बिहार का रूप थोड़ा चेंज हो रहा है, माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन है, और कितना कंट्रीब्यूशन है बिफोर वर्सेस नाउ? मींस जो पहले था, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, और आज में क्या बिहार गवर्नमेंट का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन आपको लगता है, या उनकी तरफ से एनकरेजमेंट? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, खासकर जो पुराने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, संदीप पौंडरिक जी। 2022 में बिहार में उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी एक नई लेके आए। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो 2 साल में जो एनर्जी डाला है उस सिस्टम में, बोथ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एज वेल एज जो बाकी इंडस्ट्रियल एक हम मोमेंटम देख पा रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल क्लस्टर हो, चाहे वो लेदर क्लस्टर हो, चाहे वो इथेनॉल क्लस्टर हो, चाहे वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेके आने का, वो एक लीडर की जो एक्चुअल रोल होना चाहिए वो आइडियल है, एक तरह से हम उसको मानते हैं। करेक्ट। और वो पहले लीडर थे, और पहले मतलब एक तरह से ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने फ्रंट लाइन से लीड किया इसको बिल्कुल। ओके, हम्म। जो सारे चीजें चाहिए थी इकोसिस्टम को लेके चलने की, वो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है। पॉलिटिकल सपोर्ट तो होना ही चाहिए, था भी, लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे मोमेंटम को बिल्ड करने का। उसके पहले तो काफी उदासीनता थी मुझे लगता है। और मेरी ये प्रेयर है, अगेन होप है, कि जो अभी टीम चेंज हुई है वो हम्म। उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेगी और एनर्जी नीचे नहीं होने देगी, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो हमेशा जब भी कोई टीम चेंज होती है रिस्क रहता है। लेट्स होप कि वो रिस्क पॉजिटिव रिस्क बनेगा रादर देन नेगेटिव रिस्क बनेगा। करेक्ट, और जहां तक अभी गया है उससे और आगे ही बढ़े ये एनर्जी लेवल। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि अब जो है मुझे लगता है कि जो यूथ है बिहार में खास करके, करेक्ट। वो ये समझ गए हैं कि जॉब्स उनको सरकार देने वाली है नहीं। हम्म। और सरकार के पास कितने जॉब्स होंगे? मतलब हम देख रहे हैं कि एक एक इवन चपरासी या लोअर लेवल की पोजीशंस में लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। 5-10 लोगों को, 2% लोगों को जॉब्स मिल भी जाएगी, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 13-14 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है, और आसपास की पॉपुलेशन अगर हम ईस्टर्न जोन को मिला के देख लें कि 40-50 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आप बहुत सारे कमर्शियल काम उनके साथ कर सकते हैं, बहुत सारा बिजनेस उनके साथ ट्राई कर सकते हैं। और ये लोग समझने लगे हैं कि अब स्टार्टअप में एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, करेक्ट। ताकि वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड रिकॉग्निशन भी बना सकते हैं उससे, और कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकते हैं उससे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और मेरी तो बहुत बड़ी आशा है कि सरकार, कम्युनिटी, इंडस्ट्री सब मिलके इसको आगे बढ़ाएं। जब आप बोल रहे हैं कि मिथिला एंजल नेटवर्क जो आपने
फाउंड किया, जो आपकी कंपनी है, उसमें आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या था मिथिला एंजल नेटवर्क में? और क्या उसमें कोई चैलेंजेस आए, या एक होता है ना कि फर्स्ट लेसन लर्न जो आपको हमेशा लगता है कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? पहला इन्वेस्टमेंट हमने पिछले साल या 2022 में लास्ट में अनाउंस किया था। रोडवेज करके टैक्सी स्टार्टअप है, उसके लिए हमने फर्स्ट टाइम करीब 50 लाख रुपए क्राउड फंड करके रेज किया था। और बहुत सारी लर्निंग्स हुई उसमें। अब थोड़ा रोडवेज का मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। वो दिलखुश जो हैं, जो उनके फाउंडर हैं, वो पहले एक दूसरी कंपनी चलाते थे दरभंगा में, आर्यागो के नाम से। तो उनका 5-6 साल का टैक्सी चलाने का एक्सपीरियंस था उनको। निटी ग्रिटीज बिल्कुल टैक्सी बिजनेस का बहुत अच्छे से मालूम था। ड्राइवर्स का इश्यूज उनको बहुत अच्छे से मालूम था, कॉस्ट इकोनॉमिक्स उनको बहुत अच्छे से मालूम था। हम्म। और उन्होंने एक नया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था बिहार में, कि बिहार में इंटरसिटी राइड जो है हमेशा टू वे फेयर पे चलता है। तो कस्टमर बहुत ज्यादा पे कर रहा है, कोई भी जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा पे कर रहा है। और मैंने खुद ही फेस किया है कि मैं पटना से मधुबनी अपने घर गया था, तो मैं ऑलमोस्ट 6,600 रुपीज पे किया। तो मुझे भी लगा कि हाँ, कस्टमर पेन है। बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि बिहार में उस समय 12-15 हज़ार डेली इंटरसिटी राइड हो रही होती है। और दिलखुश का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें, ये कर लेंगे ये। तो हमने उनको शुरू से ही उनको हेल्प करना शुरू किया उसके ऊपर। और उसके ऊपर हमने फोकस किया। जब हम इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन तो इन्वेस्टर्स का ये था कि अभी तो कंपनी शुरू ही हुई है, उसका कुछ रेवेन्यू नहीं है, आप कैसे उनको इतना रेवेन्यू दे सकते हैं, इतना वैल्यू दे सकते? क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो आपके आगे प्रोजेक्शन पे होता है, कि उनका जो प्रोजेक्शन था कि हम 3 साल में 4 साल में कितना ग्रो करेंगे, और आज वो उसी प्रोजेक्शन से ऊपर ही चल रहे हैं, मैं मानता हूँ। जो उन्होंने 2 साल पहले दिए थे उससे ऊपर ही चल रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल वैल्यूएशन हमने यूज किया था, एक सीए फर्म है उनको यूज किया था। और उनका वैल्यूएशन जो था वो थोड़ा सा हाई था। हमने बोला कि नहीं, अभी बिहार में एपेटाइट नहीं है कि इतना बड़ा वैल्यूएशन दे देते, उसको हमने 50% कट कर दिया था। फिर भी हमारे इन्वेस्टर्स को लगा कि इतना बड़ा वैल्यूएशन आप कैसे दे सकते हैं, तो शुरू हुई है केवल कंपनी। करेक्ट। तो एक ये समझ में आया कि अभी मेच्योरिटी नहीं है समझने की कि स्टार्टअप को वैल्यू हम कैसे देंगे, और हम अपने पैसे दे रहे हैं तो कैसे होगा। दूसरा ये क्वेश्चन था कि हमें वापस कैसे मिलेंगे पैसे, हमारा रिटर्न क्या होगा। तो मतलब क्योंकि लोगों का एक फिक्स डिपॉजिट का या फिक्स रिटर्न का या इंटरेस्ट बेस्ड एक तरह से आइडिया रहता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि नहीं, आपका जब ग्रो होगा ये इतनी वैल्यू पे जाएगा, इतनी वैल्यू पे जाएगा, या तो कोई आईपीओ हो जाएगा या एमएनए हो जाएगा या कंपनी खरीद लेगी, तब आपको वैल्यू मिलेगा। हो सकता है वैल्यू आपको 5-7 साल में हो, तो थोड़ा सा लोग घबराते हैं। और केवल वो लोग नहीं जो कि स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, एक प्रोफेशनल कुछ थे जो कि चाह रहे थे, लेकिन उनका सबका एक डर था अंदर से कि हम वैल्यूएशन में नहीं जा सकेंगे। आज ऑफ कोर्स वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि आज दिलकुश बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी एक तरह से। लेकिन ये बहुत बड़ी लर्निंग थी। और तीसरी लर्निंग जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की, कि जो 55+ के लोग थे, हार्डली एनी इन्वेस्टर हमारे पास हैं जो कि उस एज कोहर्ट से आते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 30 से 45 एज कोहर्ट में आते हैं। वो अभी भी रेडी नहीं है एक तरह से, या रेडी नहीं थे। हो सकता है अब, क्योंकि दिलखुश का शार्क टैंक में भी हो गया, बहुत ब्रांडिंग हुई, और वो एक तरह से इस समय फंडिंग रिकग्नाइज नेम है बिहार इकोसिस्टम के। तो हो सकता है अगली बार जब वो फंड रेज करेंगे तो हो सकता है भी करना है। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है? क्या मतलब आपके कोई की फैक्टर्स होंगे, कि कोई आपका फॉर्मूला है जिसको देख के आप इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, अभी बिहार में बहुत सारे स्टार्टअप बहुत अर्ली स्टेज के हम मानते हैं। तो अर्ली स्टेज में हमेशा देखना जाता है कि क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं, और वो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे अभी हम लोग एक स्टार्टअप है इंग्लिश यारी, उसको हम उसके लिए भी फंड रेज कर रहे हैं। तो इंग्लिश यारी से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, और उनका प्रॉब्लम मुझे लगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश इंप्रूव कराने के लिए एक सोल्यूशन बना रहे हैं। और कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश आज के ज़माने में जॉब्स के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश की वजह से हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वॉल्यूम साइज बहुत बड़ा है, कंज्यूमर की नीड बहुत बड़ी है, इससे कम्युनिटी का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। यूनिट इकोनॉमिक्स जो उन्होंने प्रेजेंट किया था उसमें भी दिख रहा था कि हाँ, इसमें प्रॉफिटेबल होगा। हम हमेशा ये देखते हैं कि या तो स्टार्टअप बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या कम्युनिटी को इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। किसी हेल्थ टेक स्टार्टअप में शुरू किया मान लीजिए, और हमें लगा कि जो ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर देंगे मान लीजिए, तो डेफिनेटली उसको हम सपोर्ट कर पाएंगे। या एग्रीकल्चर है, तो साइज ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, वैल्यू टू द कस्टमर, वैल्यू टू द एंटरप्राइज, वैल्यू टू द कम्युनिटी,
पैशन, जो टीम है उसका पैशन और स्किल सेट, अगर उसको उसी एरिया में स्किल सेट है, तो ये देख के अर्ली स्टेज में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी लेट स्टेज है नहीं, बट लेट स्टेज में दूसरा आ जाता है, यूनिट इकोनॉमिक्स आ जाता है, एफिशिएंसी आ जाता है, टीम स्ट्रक्चर आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, बट फिलहाल हम लोग अर्ली स्टेज की ही बात करें। करेक्ट। ये तो आप बात कर दी कि आप क्या की फैक्टर देखते हैं, लेकिन उसमें रेड फ्लैग्स भी होते होंगे कि क्या चीज, और ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने इन्वेस्ट किया है बट आफ्टर सम टाइम यू फेल्ट कि मैं जो सोच के इन्वेस्ट किया था या हमको जो लग रहा था वो चीज नहीं है, उस वे से ये ग्रो नहीं किया है। बिल्कुल होता ही है, स्टार्टअप हमेशा रिस्की होता है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि जो फाउंडर है उसका डिसऑनेस्टी या उसका नॉन ट्रांसपेरेंसी या उसका लेजीपन, उसको लगे कि भाई हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा अभी शुरू हुआ है बिहार में एक कि आपको सोशल मीडिया में या पॉडकास्ट में, और नथिंग अगेंस्ट योर पॉडकास्ट, बट दूसरे पॉडकास्ट में जाके एक प्रथा बन गई है कि करोड़ों की कंपनी मैंने बना ली। तो आपको किसी ने वैल्यूएशन दी है, एक पोटेंशियल को देख के वैल्यूएशन दी है, इसका मतलब नहीं है कि आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया है या आपकी जेब में वैल्यूएशन है। करेक्ट। और आपको मेहनत करना है उसको एक्चुअली में रियलाइज करने के लिए। तो कुछ हुआ है हमारे साथ भी, जहाँ पे कि वो फाउंडर्स थे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए उसकी वजह से, या उनके पास कभी भी पैसे नहीं थे, उनके पास 10 लाख रुपए भी आ जाए सरकार से आ जाए या प्राइवेट इन्वेस्टर से आ जाए, तो थोड़ा सा हाथ खुल जाता है, इधर उधर की खर्चे हो जाते हैं। और वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे समझ में आता है। दूसरा रेड फ्लैग जो समझ में आता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत छोटे से प्रॉब्लम पे सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का स्कोप नहीं है बहुत बड़ा। और वो उस प्रॉब्लम में उतना ज्यादा घुस गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वो देख नहीं पा रहे हैं कि मैं एक बहुत छोटे से तालाब में घूम रहा हूँ। तो छोटे छोटे तालाब में आप थोड़ा बहुत हल्ला कर सकते हैं, लेकिन वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा एक तरह से। तो साइज जो है वो उनका छोटा है, वो फंस जाएंगे, ये हम समझाते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। या आपका मार्जिन बहुत छोटा है, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम सोचा है, लेकिन उसका मार्जिन 2-3% का मार्जिन है उसमें ओवरऑल। तो फिर आप कैसे स्केल करोगे, अपनी टीम का काम कैसे करोगे, आप एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, ग्रोथ कैसे करोगे। और फाइनली जो भी इन्वेस्टर है, ये अभी भी हम ये मानते हैं कि कम्युनिटी का एक तरह से डेवलपमेंट प्राइमरी रीजन है, फाइनेंशियल इंसेंटिव शायद बाद में आएगा। लेकिन इंसेंटिव है, ऐसा नहीं है कि कोई अपने पैसे वेस्ट करना चाहता है। करेक्ट। तो कम से कम उसके लिए इतना मार्जिन होना चाहिए कि उसको आप फेयर रिटर्न दे पाए। अगर किसी स्टार्टअप का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है ही नहीं, मान लीजिए वहां पे कहीं, तो शायद हमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटी का फायदा नहीं होने वाला है इसकी वजह से, तो इसमें हम पीछे कर लेते हैं। कभी कभी ये भी देखा हमने कि जो फाउंडर है उसका स्किल कहीं और है और वो स्टार्टअप कहीं और करना चाहता है। तो एग्जाम्पल। अगर फाउंडर का स्किल मिसमैच दिखे हमें, तो फिर हमें लगता है कि ये फायदा, इसमें शायद फायदा नहीं होगा। मान लीजिए अभी मखाना बहुत फेमस है अभी बिहार में, और हर कोई चाहता है कि हम बिहार से परचेज करके और यूएस में या यूरोपियन मार्केट्स में या ग्लोबल मार्केट्स में मखाना हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एक बड़ा ट्रेडिंग ऑपरेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी भी मखाना सप्लाई चेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपने कभी देखा भी नहीं है उसको, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये रियली कर पाओगे, क्योंकि अभी वो अनडिस्कवर्ड चीज नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट है इस समय। सबकी निगाहें मखाना बिजनेस पे है। तो आपकी क्या स्किल है वहां पे? ना करेक्ट। आपके पास कैपिटल है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना आपके पास सप्लाई चेन है। आप कैसे कर लोगे उसको? तो ये जो स्किल मिसमैच है, ये भी एक एक तरह से रेड फ्लैग रहता है। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है, नाम नहीं लेकर, बट ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई और स्किल सेट का था और किसी और चीज को वो इन्वेस्ट करना चाहता था या स्टार्टअप करना चाहता था। नहीं, वो मखाना वाला केस स्टडी है एक्चुअली, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल केस स्टडी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो एक हो गया कि अब आप बोल रहे हैं कि रेड फ्लैग होता है या इस तरीके से होता है। एक होता है जब आप इन्वेस्ट कर लिए, आप देख रहे हैं, आप मॉनिटर कैसे करते हैं कि ठीक है हमने इस पे स्टार्टअप किया, इनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, सक्सेस या ग्रोथ फेलियर, जो भी आप मॉनिटर कैसे करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। दो तरह से हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो अगर हमें लगे कि स्टार्टअप बहुत अच्छे स्टेज पे है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी का फायदा होने वाला है, इससे जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, तो फर्स्ट स्टेज है उसको मेंटर करके उस रेडीनेस पे लेके आए कि उसको इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश शायरी के साथ हमने ऑलमोस्ट 1.5 साल बिताए हैं उनको उस स्टेज पे लेके आने के लिए कि अब हम किसी के पास जाके बोल सकते हैं कि अब आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, ये रिस्क फ्री है एक तरह से, या इसमें अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो मेंटरिंग के स्टेज में हम रेगुलरली उनसे बात कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस बना रहे हैं, क्या रेवेन्यू आ रहा है, उसमें क्या मार्जिन आ रहा है, आप अपना खर्चा कैसे कर रहे हो,
कैसे चैनल एक्वायर कर रहे हो, कैसे कस्टमर एक्वायर कर रहे हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, जो भी चल रहा है वो देखते हुए और उनको आगे बढ़ाते हुए कि आप नया क्या सर्विस ऑफर कर सकते हो, नया क्या स्कीम ऑफर कर सकते हो, वो करते रहते हैं। जब फंडिंग हो जाती है तो अगर हम सिग्निफिकेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे हम रोडवेज में, तो हम बोर्ड पे ही हैं, तो एज अ बोर्ड मेंबर हम फिर देखते हैं एट अ मंथली क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की आपका फाइनेंशियल्स कहाँ है, आपके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, आपकी प्रोसेसेस है कि नहीं, टीम डेवलपमेंट के लिए आपने प्रोसेसेस बनाई हैं, मिनिमाइज एरर्स करने के लिए क्या आपने प्रोसेस बनाई हैं, क्या वो सारे रिस्क जो है आप मैनेज कर पा रहे हो। आपके पास नया बड़ा इन्वेस्टमेंट जब भी होता है, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो कुछ भी हो, तो एक डिस्कशन हो रहा है या कोई अपने मन से काम चल रहा है, तो एक एक रेगुलर हैंड होल्डिंग या रेगुलर इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे अभी हम पिछले हफ्ते ही रोड बेस के साथ बैठे थे कि आप हम 50 करोड़ पे कैसे पहुंचेंगे और 1000 करोड़ पे 100 करोड़ पे रेवेन्यू पे कैसे पहुंचेंगे, तो वो हम क्या बिजनेसेस में जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कौन से बिजनेसेस हमको पकड़ने हैं और उस बिजनेस को पकड़ने के लिए किस तरह की टीम बनानी है, किस तरह के प्रोसेस बनाने हैं, किस तरह की मेच्योरिटी बनानी है, कितना पैसा हमें चाहिए होगा, वो सारी की सारी प्लानिंग हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आपको वो क्या की फैक्टर लगता है उन फाउंडर्स में जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं? फाउंडर का जो एक सक्सेसफुल फाउंडर का जो पैटर्न है या पर्सोना है वो सेम है, चाहे वो बिहार हो चाहे बाहर हो, मेरे ख्याल से। बिहार के स्टार्टअप्स अभी फिलहाल बिहार के लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, लोकल कस्टमर्स को सॉल्व कर रहे हैं। उनमें से कुछ हैं जो कि नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इंग्लिश यारी का मैंने नाम लिया, वो एक नेशनल स्टार्टअप बन सकता है। तो हम हमेशा देखते हैं कि क्या फाउंडर का पैशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना ताकि दूसरे लोगों ने नहीं किया है। हाँ? और क्या उस पैशन के पीछे वो हार्डवर्क कर सकता है, क्या उसके पास वो एबिलिटी है कि वो टीम बना सकता है, दूसरे लोगों को अपने साथ ला सकता है जो कि उसके साथ ना एग्री करते, क्या वो एक तरह से अपनी ही बात करना चाहता है या दूसरे लोगों की बात भी सुनता है और एक कोलैबोरेटिव टीम बनाता है, क्या उसके पास वो एक एबिलिटी है, लीडर बनने की एबिलिटी है कि हम एक पूरी टीम बना के एक संस्था बना सकते हैं अपने लिए ओवरऑल। तो प्रॉब्लम एक बार अगर हमें समझ में आ जाए कि हाँ प्रॉब्लम इन्होंने अच्छा ढूंढा है और इस पे काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पैशन है, कितना सोचा है इसके ऊपर, कितना बड़ा काम किया है इन्होंने इसके ऊपर। अगेन एक इंजीनियर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, ज़्यादातर आजकल हमारे इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाते हैं, और हम्म। उसको जुनून है कि ये मैं करके दिखाऊंगा। वो आराम से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की जॉब कर सकता है आज कहीं पे भी, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ लड़का है, लेकिन वो चाह रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं मैं अपना ब्रांड बनाऊं और अपने ब्रांड से एक हेल्दी पास्ता बनाऊं और उसको नेशन वाइड बनाऊं। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसे फाउंडर्स को सपोर्ट करने में मजा भी आता है और दिल में अच्छा भी लगता है। आपको आज की डेट में बिहार में आगे नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या ग्रोथ, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या एक चैलेंजेस दिखता है एक स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे दिख रहा है इस समय 2-3 स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी जो 25-30 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अगले 3 से 5 साल में हमारे पास 3-4 स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो 50 करोड़ के रेवेन्यू पे होंगे। हो सकता है कि 10-12 होंगे जो 20 करोड़ के रेवेन्यू पे होंगे। हो सकता है कि 40-50 होंगे जो 5 से 10 करोड़ के रेवेन्यू पे होंगे। और कुल मिला के एक अच्छा फुटप्रिंट बन जाएगा जहां से कि वो फिर नेशनल लेवल प्रोजेक्शंस में जा सके। कि हमारे यहाँ, अब मैं जिससे बात करूं, 99% लोग जो हैं वो अपनी फैमिली और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आसपास के लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कोई बोलता। तो एक तरह से ये ट्रस्ट या रिकॉग्निशन कि हमारे आसपास भी दूसरे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, या उनको भी रिकॉग्नाइज करना है या उनके साथ मुझे जुड़ना है, ये थोड़ा कम है। और ये कम्युनिटी फॉर्मेशन की लैक है एक तरह से, मैं मानता हूँ। और ये अगर फिक्स हो जाए, जहाँ पे कि लोग समझे कि सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक तरह से हम पुश करेंगे, तो शायद सिस्टम थोड़ा फास्टर चेंज हो जाएगा। ये दो अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि 3-5 साल में वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद सारा ब्लू स्काई इज ओपन। अगर कोई नया इंसान है जो इन्वेस्ट करना चाहता है स्टार्टअप्स में, तो आप ऐसे अपना की एडवाइस आपका क्या होगा? क्या चीज एज अ, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन एनी स्टार्टअप, तो क्या चीज एक दिमाग में रहना चाहिए? बिहार के कॉन्टेक्स्ट में खास करके आपको ये देखना है कि मेरे हिसाब से बिहार इज नॉट रेडी राइट नाउ फॉर अ प्योरली फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेट्रिक। जब हम, अगर मैं एक फाइनेंशियल एंजल इन्वेस्टर बनता या फाइनेंशियल इन्वेस्टर बनता और मैं आपसे बोलता कि नहीं आप मुझे 50 करोड़ दे दो, मैं बिहार के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो आप
आपका भी एक्सपेक्टेशन होता है कि आप क्या रिटर्न दोगे मुझे, क्या आप मुझे 20-25% रिटर्न दे सकते हो। और मुझे लगता है वो शायद अभी उस स्टेज पे हम नहीं हैं। तो अभी जो रिटर्न है, मैं उसको रिटर्न ऑन पैशन या रिटर्न ऑन पर्पस बोलता हूँ, कि आप ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कीजिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, खास करके जो बहुत ही फेमस मिथिला का एजुकेशन सिस्टम था, वो बिल्कुल टूटा हुआ है एक तरह से। गांव गांव में बहुत अच्छे स्कूल्स थे, जो नामी गिरामी स्कूल्स थे, जहाँ से कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस जजेस, बहुत सारे विद्वान निकले हैं, लेकिन अभी वो सिस्टम बिल्कुल टूट रहा है। उस तरह की अपॉर्चुनिटीज में अगर कोई स्टार्टअप काम कर रहा है और उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, और वो हमको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स तक रिटर्न दे दे, अगर हमें उस रिटर्न से एक्सेप्टेबल है कि हमको 15 टाइम 20 टाइम जो नॉर्मल फाइनेंशियल रिटर्न होता है वो हम छोड़ देते हैं, कि बाकी रिटर्न हमारा एक पर्पस रिटर्न है या सेटिस्फैक्शन का रिटर्न है, तो शायद लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि हम आम को या लीची को एक तरह से नेशनल मार्केट में लेके जाएं, उसका ब्रांड करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे बाहर के लोग बिहार जाना शुरू करेंगे और समझेंगे कि वो जो उनके मन में भावना है, पुरानी भावना की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या टैलेंट नहीं है, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, तब शायद एक तरह से न्यू बिहार बन के आएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा जल्दी बने। हाँ, सही बात है। ऐसा क्या चीज है आपको, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जो आपको लगता है बाहर, आउट ऑफ बिहार के शहरों में एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू बिहार? वहां से शुरू करते हैं, जो सबसे सशक्त है, सिलिकॉन वैली को ले लें हम लोग। सिलिकॉन वैली में क्या है कि इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स वहां से पनपते हैं। या बैंगलोर में क्या है कि इतना बड़े बड़े इतने, वो बोलते हैं कि 4 स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 स्टार्टअप्स वहां पे काम कर रहे हैं। एक टैलेंट डेंसिटी होता है कि टैलेंट डेंसिटी कितना बढ़िया है, और इकोसिस्टम कनेक्टिविटी आपका कितना बढ़िया है, और आसपास के आपके बायर्स हैं और उन बायर्स के पास एबिलिटी है कि वो खरीद सकते हैं। वो एक जिस दिन बन जाएगा कि एक मेच्योर इकोसिस्टम है, जैसे बिहार में पॉलिटिकल इकोसिस्टम बहुत मेच्योर है, तो वहां से बहुत सारे पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं, मान सकते हो, है ना। और वहाँ पे इंसेंटिव भी शायद है, तो वहाँ पे वो या जो आईएएस का जो एक इंसेंटिव है, चाहे वो एथिकल हो चाहे अनएथिकल हो, एक इंसेंटिव है, या पावर का हो चाहे प्रेस्टीज का हो चाहे फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, तो सारा का सारा जो है फोकस वहाँ रहता है। जब वो शिफ्ट होने लगेगा, लोग देखने लगेंगे कि, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, और अगर आप ट्रैक करेंगे दिलखुश को, कि पिछले 1 साल में दिलखुश, जो कि अभी फॉर्मल शायद एजुकेशन ग्रेजुएशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो कम से कम 10-12 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, और एक इन्फ्लुएंसर हैं। और स्टूडेंट्स जो कि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वो उनको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमको कैसे फाउंडर बनना है, कैसे करना है। तो ये जो रिकॉग्निशन है एक फाउंडर के लिए, जब वो लोग ये देखने लगे कि हाँ, हमारे आसपास में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में एक फाउंडर है, उसने एक छोटी सी बिजनेस बनाई और 40-50 लाख 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, और उसकी इज्जत उसी तरह से करना चाहिए जैसे कोई बहुत बड़े एमबीए हो या प्रोफेशनल हो या पंडित हो या वेद के ज्ञाता हो, तो फिर चेंज आना शुरू हो जाएगा वहां से। तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जो सिस्टम अभी नहीं है बिहार में, वो धीरे धीरे आना पड़ेगा। ये सब जब बनने लग जाएगा तो शायद वही सिस्टम आ जाएगा जो अ, इस समय बेंगलोर में है या हैदराबाद में है या नोएडा में है। डू यू थिंक दैट शार्क टैंक इंडिया में जाने से भी बहुत कुछ चेंज हुआ है, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग टू इट? शार्क टैंक का सबसे बड़ा रोल ट्रस्ट में ही है एक तरह से। ग्लोबल उनका रिकॉर्ड। फाइनेंशियल जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्लो है। लेकिन शार्क टैंक में जाके जो आपको रिकॉग्निशन मिलती है, और ये हमने देखा था, जो झाजी स्टोर पहली बार गए थे वहाँ पे और अचार का प्रोडक्ट उनका लेके गए थे, और उसके बाद जो उनका एक नेशनल रिकॉग्निशन हुआ था, उससे ये साफ है कि आप एक जो आपको करोड़ों रुपया लगता है मार्केट करने में अपने आप को, वो शार्क टैंक आपके लिए कर देता है। और सेम सिमिलर चीज हमने देखा था दिलखुश के साथ भी, रोडवेज के साथ भी, और मुझे लगता है, मेरी नज़र में है 2-3 बिहार के स्टार्टअप जो शायद अगले साल भी शार्क टैंक में जाएंगे, उनके साथ भी सेम ट्रेजेक्टरी होने वाली है। तो क्योंकि शार्क टैंक ने एंटरप्रेन्योरशिप को घर घर में पहुंचा दिया है बिल्कुल एक तरह से, और एंटरप्रेन्योरशिप को इज्जत दे दी है वो चीज़, कि अगर आप फाउंडर हैं तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और जब वो कम्युनिटी, लार्जर कम्युनिटी में वो एक इज्जत आ जाती है,
तो ऑटोमेटिकली एस्पिरेशन बन जाते हैं, लोकल हीरोज बन जाते हैं और मोमेंटम आपके पीछे चल पड़ता है। कि जब लोग आपके पास आते हैं तो उनका क्या कॉमन क्वेश्चन होता है जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो होता है कि मैं आपके साथ मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, और जब हम पूछते हैं आपको आपको हेल्प चाहिए क्या, तो बोलते हैं आपके पैसे चाहिए हमको। तो वो अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी नीड है इस समय बिहार में, मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सेस की नीड है थोड़ी सी। थोड़ा बहुत सरकार का जो 10 lakhs का ग्रांट सिस्टम है उसने ठीक कर दिया उसको, लेकिन 10 lakhs में तो कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल होने वाला है नहीं, तो शायद उसको चेंज करना पड़ेगा। और मेंटरशिप की एक बहुत बड़ी नीड है कि हम उस बिजनेस को हम स्केल कैसे करेंगे। अभी अभी रिसेंटली टाई पटना शुरू हुआ है, तो टाई भी कोशिश करेगा, और दूसरे भी मेंटर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अ, ये धीरे धीरे सिस्टम बन जाएगा कि उनको मेंटरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। जब एक एडवाइस जो होगा आपकी तरफ से स्टार्टअप फाउंडर्स ऑफ बिहार, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फाउंडर्स को ये देखना है कि जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर क्या मुझे पैसे मिलने वाले हैं, और क्या मैं प्रॉफिटेबली इसको कर सकता हूँ। मेरा हमेशा मानना है कि 12 13 14 करोड़ का पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और उसमें बहुत सारी नीड्स हैं, और उन नीड्स को अगर हम फुलफिल कर लें, और सबसे बड़ा है कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, हर सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड है एक तरह से। छोटा सा मैं आपको फिर से एग्जांपल दे दूं, जो जाजी स्टोर ने मुझे बताया था कि वो मंथ एक महीने में करीब 50,000 जो जार्स हैं जिसमें कि उनका अचार पैक होता है, 50,000 जार्स का उनका अपना कंजम्पशन है। करेक्ट। ओके। लेकिन पूरे बिहार में जार्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट नहीं है इस समय में। तो अगर हम ये मान लें कि बात वो 50% ऑफ द मार्केट है, तो 1 लाख जार्स का कंजम्पशन का मार्केट है। और कोई स्टार्टअप अगर केवल जार्स बनाने का बना ले और 4 रुपये 5 रुपये का एक मार्जिन रख ले, तो उसके पास एक बहुत बड़ा मार्केट एक लोकली अवेलेबल बन जाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन इस समय जैसे हम एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बिहार बहुत सारा चीज इंपोर्ट कर रहा है अपने कंजम्पशन का, और उसको यूज करके अगर हम एक मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का प्ले बनाते हैं, तो शायद बहुत लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद शायद तक आपके पास ये भी क्वेश्चन आए कि हम जार बनाना चाहते हैं, हमें उसमें हेल्प चाहिए। मैं उन सबको जो है कल्पना जी के पास भेज दूंगा, वो कस्टमर हैं, वो बताएंगे कि कैसे करना है। क्योंकि अभी आपने ये दिया है, क्या आप ऐसे आइडिया देते हैं लोगों को कि इस तरीके का कुछ वो स्टार्टअप कर सकते हैं, या इस तरीके का भी आपका डिस्कशन होता है आपके फोरम में या जो कम्युनिटी है आपकी? नहीं, हम अपनी तरफ से आइडिया बिल्कुल अभी नहीं दे रहे हैं कहीं पर भी। हम्म। और हम केवल रिएक्ट कर रहे हैं उनकी आइडियाज पे, और उनको समझा रहे हैं कि उस आइडिया में कितना स्कोप हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उस आइडिया के आसपास के आइडिया में हो सकता है ज़्यादा वैल्यू बने। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई आइडिया नहीं देते, क्योंकि मैंने बोला कि जो फाउंडर का पैशन है उस आइडिया में, वो करेक्ट। ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फाउंडर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। आपके फेवरेट स्टार्टअप कौन से? टॉप 3 फेवरेट। व्हेन आई एम सेइंग फेवरेट, बहुत सारी चीजें, एक तो होता है ग्रोथ, परफॉर्मेंस, और फेवरेट बहुत बार होता है कि ठीक है उतना ग्रोथ नहीं मिला बट यू नो कि दैट पर्सन हैज गिवन देयर 100%। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट बड़े नाम बन सकते हैं, और क्यों वो बड़े बन सकते हैं। स्टेप एप्लीफाई का मैंने नाम लिया था। अजीत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत पैशनेट मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और उनका जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बो है, वो फार्मर्स की लाइफ को बिल्कुल बदलने वाला है, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनका होने वाला है। तो स्टेप एप्लीफाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट उठाएंगे तो हम छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर पाएं। दूसरा, मुझे एक बीइंग इलेक्ट्रो करके एक स्टार्टअप है पटना में, जो कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग का काम करते हैं। शम्स परवेज करके फाउंडर है उनका। अगेन उनका बहुत 17 18 साल का एक्सपीरियंस है इस गेम में, और बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ई वेस्ट की। मतलब आजकल हमारे घर में, सबके घर में, हर तरह के लैपटॉप, हर तरह के फोन, हर तरह के सेट टॉप बॉक्स, हर तरह का टेलीविजन, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। और जब वो पुराना हो जाता है तो हमें पता नहीं होता क्या करना है। उसका पूरा का पूरा जो उसका केमिकल कंटेंट है, वो थोड़ा हार्मफुल भी है। तो उसमें अगर वो अपने से स्ट्रक्चर कर पाए, तो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, नेशनल फुटप्रिंट बन सकता है। जहाँ करेक्ट। से कि ताकि वो केवल वो वेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, बट उसमें से
जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसमें से नए कंपोनेंट्स बना के या नए प्रोडक्ट्स बना के वो अपना मार्केट में लेके आ पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी रिसेंटली ग्रेनोलॉजी करके मुझे एक स्टार्टअप में से मुलाकात हुई थी, महेश करके हैं, और वो मास बड़े स्केल पर ग्रेन्स परचेज और ग्रेन्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जो कि फ्लावर मिल्स को डायरेक्टली दे रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बिहार में है कि हमारे फार्मर्स के पास बिल्कुल लेवरेज नहीं है कि वो मार्केट में अपना प्राइस कमांड कर सकेंगे। तो कोई भी स्टार्टअप जो फार्मर्स के लिए अगर 5% 10% एडिशनल इनकम करा सकती है, वो बहुत बड़ा चेंज कर सकती है। और एग्रीकल्चर हमेशा से बहुत बड़ा मार्केट है बिहार में, तो मुझे लगता है कि वो उनके बारे में भी हम लोग ज़रूर अभी अगले अगले 2-3 साल में ग्रेनोलॉजी के बारे में हम लोग सुनना शुरू कर देंगे। अंजेश करके एक स्टार्टअप फाउंडर हैं बिहार में, जो कि हाइडआउट कैफे के नाम से चेन चला रहे हैं। उनके पास 7 चेन्स हैं, और ऑलमोस्ट मतलब बैंगलोर दिल्ली के लेवल के कैफेज उन्होंने बनाए हैं। और मुझे लगता है पूरे ईस्ट जोन में 100-200 कैफेज वो अगले 5 साल में बना सकते हैं, और बड़ा नाम। तो ये 3-4 स्टार्टअप्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे अपकमिंग। लगता है कि 3 साल 5 साल में अपकमिंग है। थैंक यू। आई थिंक ये आपके साथ का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत कुछ समझने को, सुनने को मिला कि कैसे ये एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया होती है और बिहार किस तरीके से आगे चल रहा है। एंड आई एम श्योर आपको भी ये एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली, क्या होता है, हम हमेशा सुनते आए कि आपको यंग एट हार्ट रहना है और अपनी माइंड को चैलेंज करते रहना है। तो ये जो यंग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इट्स इट्स अ ग्रेट जॉय, उनके साथ सीखने का मौका मिलता है, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, उनके साथ एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यंग रखता है। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में भी। और हम लोग सब एक साथ कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है।